नमस्कार। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करती है। साथियों, अभी नेशनल कन्वेंशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, चैप्टर कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डब्ल्यूसीएम में अपनी केस स्टडी आप भेजते हैं। और ये जो केस स्टडी है, कई बार बहुत अच्छी केस स्टडी आप बनाते हैं, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं, जब उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कई स्टेप या तो भूल जाते हैं या गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके कारण आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो आइए एक बार देखते हैं क्वालिटी सर्कल की केस स्टडी। और लीन क्वालिटी सर्कल, लीन सेफ्टी सर्कल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम और काइजन, जिसमें कि हम डी मैक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, कैसे केस स्टडी को उसमें प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के साथ साथ कैसे बनाएंगे प्रेजेंटेशन। यदि आपने अच्छे ढंग से बना लिया है तो प्रेजेंटेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हर स्टेप और उसका क्या इवोल्यूशन सिस्टम है, वो हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। आप जितने बार मर्जी उसको सुनिए, अपनी केस स्टडी को देखिए और उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। साथियों, आपको मालूम है, बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट हैं। इनोवेशन, कुछ हमने नया किया; काइजन, उसमें इंप्रूवमेंट किया। और ये दोनों ही इंडिविजुअली कर सकते हैं, हम ग्रुप में भी कर सकते हैं। ग्रुप में है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड वे में हम इसे ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं, और सीनियर मिडिल लेवल पे, सीनियर और मिडिल लेवल पे जो करते हैं वो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम। कुछ लोग उसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं, कोई उसको मैनेजमेंट टीम बोलता है, कोई उसको प्रोडक्टिविटी टीम बोलते हैं। डिफरेंट नेम होंगे, लेकिन नेम मेनली है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम। अभी जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, पहले उनको डेवलप करना होगा, फिर उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाएंगे। डेवलप करने के लिए क्वालिटी सर्कल, प्रॉब्लम सॉल्विंग है दो तरह की प्रॉब्लम। एक तो जो काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम, और उनकी सेफ्टी की प्रॉब्लम। हमारे यहाँ कुछ लोग इंडिविजुअली में बहुत अच्छे हैं, तो इंडिविजुअली जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काइजन किया है, इनोवेशन किया है, वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं डीमैक मेथड से। आज हम पहले सीखेंगे 12 स्टेप में कैसे हम केसेस रिप्रेजेंट करते बनाते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद हम बताएंगे डीमैक मेथड में किस तरीके से केस स्टडी बनाते हैं। तो क्वालिटी सर्कल फॉर सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए है। क्वालिटी सर्कल प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप नहीं है। वो अपनी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। ध्यान रखिए, वो अपनी वर्क रिलेटेड, जो उनकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इसमें आनी चाहिए, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो यहां पर क्वालिटी सर्कल की केस स्टडी, हम आपको एक केस स्टडी साथ में दिखाते भी जाते हैं। लोग पहले अपने सर्किल का वेलकम करते हैं, क्या प्रोजेक्ट लिया है, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, और कंपनी के बारे में बताने के साथ साथ जो उनका अपना डिपार्टमेंट है उनके बारे में, कब मीटिंग करते हैं, कितनी मीटिंग करी है, क्या उनकी अटेंडेंस रही है, ये सब बताते हैं। अपने टीम का परिचय देते हैं। क्वालिटी सर्किल में पहले भी जो कम से कम 5 अधिक 15, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल ग्रुप। यहां पर आप देख रहे हैं केवल 4 ही लोग हैं, लीडर और 3 मेंबर, उनके फैसिलिटेटर, डिप्टी फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर दिए है। ये तो होता ही है। तो अपने सर्किल का परिचय देते हैं, उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए होते हैं उसके बारे में बताते हैं, और उसके बाद
अब स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, जो स्टेप नंबर 1 है। कितनी प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है, उसको वो लिस्ट दिखाते हैं, क्विकली लिस्ट दिखा देते हैं। कुछ लोग उसको ABC कैटेगरी में करते हुए भी दिखाते हैं, ए टाइप की प्रॉब्लम में ये इस तरह की, बी टाइप की प्रॉब्लम, सी टाइप की प्रॉब्लम, और उसके बाद आप बताते हैं कि आपने कितनी प्रॉब्लम अभी तक हल कर ली है। तो देखिए, इन्होंने 13 प्रॉब्लम तक हल करी है। तो ये स्टेप 1 था। अब आते हैं स्टेप 2 पर, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन स्टेप 2 के पहले एक चीज बता दें आपको, मिनिमम 50 प्रॉब्लम कम से कम आपको आइडेंटिफाई करनी है। और यदि आप साल में 4 प्रॉब्लम्स हल करते हैं, तो 4-5 प्रॉब्लम नई भी पूरे साल भर में आती है। तो साल में एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपनी प्रॉब्लम में कुछ नई प्रॉब्लम को भी जोड़ने की जरूरत है। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम है केवल, ये भी हो सकता है एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, आप इसको और बेहतर करना चाहते हो। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम ने 3 या 4 या 5 जो भी सॉल्व करी, साल भर में 3-4-5 आ भी जाते हैं। तो जब आप दिखाते हैं कि आपने कुल कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की और कुल कितनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड थी, हम केवल उसमें से उतनी जो सॉल्व की प्रॉब्लम घटा देते हैं। मान लीजिए आपने कहा हमने 58 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और 7 हमने सॉल्व कर लिया, तो कितने बचे? 51। 50 के ऊपर ये अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम 50 के ऊपर है, तो पूरे 5 नंबर मिलते हैं। कुल प्रॉब्लम माइनस सॉल्व प्रॉब्लम 40 के ऊपर है, तो 4 नंबर मिलते हैं। 30 के ऊपर है, 30 से 39 के बीच में, तो 3 मिलेंगे। 20 से 29 के बीच में, तो 2 मिलेंगे। और उससे कम है तो 1 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, टोटल प्रॉब्लम माइनस सॉल्व प्रॉब्लम 50 के ऊपर है, तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। यानी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है साल में, तो एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, कुछ नई प्रॉब्लम भी जुड़ेंगी, और आप ये इंश्योर कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम 50 के ऊपर है। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। और हम खाली प्रॉब्लम की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फर्दर इंप्रूवमेंट की बात भी कर रहे हैं ना, उसको भी जोड़ने का है। तो यहां पर पहला स्टेप, पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं यदि आपकी टोटल आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स 50 के ऊपर है, जो कि अनसॉल्व है। आइए स्टेप नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्शन प्रॉब्लम में जो नई सर्किल है, पहले 2 साल की, उनको सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में कैसे करना है। पहली बात तो देखिए, यहां पर इस सर्किल ने कैसे किया, यहां क्या दिखाया आप ध्यान से देखिए। ए टाइप की 40 प्रॉब्लम थी, बी टाइप की 16 थी, सी टाइप की 16 थी। टोटल प्रॉब्लम कितनी थी? 72। हल कितनी कर ली? 13। वही 50 के ऊपर प्रॉब्लम बची ना, तो इनको पूरे 5 में 5 स्टेप नंबर 1 में मिलेंगे। यदि आपकी ए टाइप की प्रॉब्लम सब हल नहीं हुई है, तो आप बी और सी में नहीं जा सकते। और यदि आप बी और सी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब कि आपने मान लिया ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है। नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप नहीं है। पहले सरल प्रॉब्लम, उसके बाद कठिन। तो आपको ये टेबल दिखानी होगी, लेकिन उसके पहले वो जो प्रॉब्लम्स है उनकी लिस्ट पे देनी होगी। कुछ लोग बहुत होशियार है, प्रॉब्लम की लिस्ट के बढ़ाने के चक्कर में सेम प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से लिख देते,
और हमारे यहाँ के जो जजेस है उनको अच्छी तरह मालूम है इस तरह की गलती है लोग करते हैं, और इसलिए उसको खास तौर से देखते हैं। और एक भी चीटिंग पॉइंट मिला तो सीधे जो 0 नंबर मिलता है, मिनिमम 1 मिलेगा, लेकिन कोई चीटिंग है तो 0 नंबर मिलेगा। अभी आप देखिए, जो ए टाइप की प्रॉब्लम 40 में से 13 बच गई, सॉरी 13 हल हो गई, 27 बच गई। वो जो 27 प्रॉब्लम है उसको डिस्प्ले किया जाता है, और जितने मेंबर हैं हर कोई उनमें से एक प्रॉब्लम चुनता है, हर कोई एक प्रॉब्लम चुनता है। ये भी हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम दो लोगों ने चुनी हो, लेकिन ये 4 मेंबर हैं तो 4 से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई एक ही चुनेगा। हाँ, दो लोगों ने एक से चुनी है तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अभी देखो, ए टाइप की प्रॉब्लम डिस्प्ले किया गया, और उन चारों लोगों ने इनमें से एक एक प्रॉब्लम चुना, और कुल प्रॉब्लम जो निकल के आई वो आई 3। हो सकता है दो लोगों ने एक ही प्रॉब्लम ले ली। अब ये जो 3 प्रॉब्लम आ गई, आई तो टीम से है, इनकी प्रायोरिटी बनेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे जितने भी एक कैटेगरी प्रॉब्लम है सबकी प्रायोरिटी बनाते हैं। वो गलती कभी मत करना। यदि आपने ऐसा किया, सोचिए, आपने जो प्रॉब्लम दी है वो 14 नंबर पे है, आपको मालूम है 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो 3-4 साल बाद आपका प्रॉब्लम का नंबर आएगा, तो आप क्वाड्रेटिक सर्किल में थोड़ी रहने वाले हो, 3 साल थोड़ी पे। लेकिन यहां पर 3 प्रॉब्लम है, और तीनों को क्रम से लिया जाएगा, तो सबको मालूम है कि सेट पूरा सॉल्व होगा तो मेरी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, भले वो तीसरे नंबर पे है। वो कोशिश करेगा जल्दी जल्दी मदद करो एक और दो को, जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। है एक ही डिपार्टमेंट पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है जो उनकी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है जो परिवार में हो। परिवार के अंदर भी आप देखिए, घर में खाना वेस्ट होता मिसिस की ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, लेडीज की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है घर का ही मामला। तो इस तरीके से उस बंदे की प्रॉब्लम ये ली, और वो 3 में से एक है, भले वो तीसरे नंबर पे हो, वो कोशिश करेगा दो जल्दी सॉल्व हो तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो प्रायोरिटी लेंगे। नया सर्किल है, पहले 2 सर्किल है, सिंपल प्रायोरिटी लेंगे। कैसे लेंगे प्रायोरिटी? लीडर अपनी प्रायोरिटी लिख करके फैसिलिटेटर को पकड़ा देगा, यदि टाई अप हुआ तो हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन 4 में से लीडर ने नहीं दी प्रायोरिटी, बाकी 3 ने अपनी प्रायोरिटी दे दी, प्रायोरिटी को टोटल कर लिया, जो सबसे कम आया, प्रायोरिटी में क्या मतलब होता है, जो सबसे कम हो, तो जो सबसे कम आया वो प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। तो पहले प्रोजेक्ट नंबर 2 लिया जाएगा, फिर 3 लिया जाएगा, फिर पहला वाला लिया जाएगा। अब ये सर्कल 2 साल से ऊपर का है, तो उनको प्रायोरिटी का आधार भी चुनना होगा। कैसे आधार चुनना होगा? देखिए यहां पर ग्रुप ने डिसीजन लिया है, वेस्टेज, आउटेज, सेफ्टी इज इन पर, या कई बार हमारे फैसिलिटेटर उनको मदद करते हैं, तो वो लिख देते हैं क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट रिडक्शन, और समटाइम स्मार्ट एनालिसिस। अरे भाई, ये ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, और इनको अपनी प्रायोरिटी लेने दो। इनका इंटरेस्ट होगा काम सरल हो, सेफ्टी हो, आउटेज, वेस्टेज, सर्टेनली इस टाइप की प्रायोरिटी होगी, उनको लेने दो। हर कोई हर प्रोजेक्ट पे सोचेगा यदि ये हल हो जाए तो कितना फायदा होगा, तो उसके आधार पर नंबर देंगे। नंबर सब लोग देंगे। अभी यह नंबर दे रहे हैं, ध्यान रखिए। सीबी प्रसाद जी का हमने नंबर दिखा दिया, 10 में उनको लगा एक नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 50%, 2 60%, 3 60%, तो 5 6 6 नंबर दे दिए।
आउटेज पे, सेफ्टी पे, इजी वर्क पे। अब क्योंकि ये नंबर दिए हैं, टोटल कर लीजिए। ज्यादा नंबर फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक। रैंक या प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। यानी यहां से हम क्या देख रहे हैं कि सीबी प्रसाद का रैंकिंग क्या आ गया, 3, 1, 2। इसी तरीके से हर कोई अपना रैंकिंग करेगा, लेकिन लीडर अपनी रैंकिंग किसको देंगे, फैसिलिटेटर को। जरूरत पड़ी, टाई अप हुआ, तो उन दो में किसको लीडर ने प्राथमिकता दी है, वो कंसीडर किया जाएगा। अभी आप देखिए यहां पर क्या किया, सीबी प्रसाद का 3-1-2 था, निर्भय कुमार का 3-2-1 है, एच के गुप्ता है 2-1-3 है, और इस तरीके से जो सिलेक्ट हुआ वो हो गया ये। अब जैसे ही ये सिलेक्ट होता है, सिस्टम कहता है एक माइलस्टोन चार्ट बनाओ, कोऑर्डिनेटर के पास उसको दे दो, कोऑर्डिनेटर उसको रजिस्टर करे। जहां आपको कोऑर्डिनेटर परमिशन दे दी, क्योंकि हो सकता है सेम प्रॉब्लम दूसरे लोगों ने भी ले रखी हो, तो दो लोग एक ही प्रॉब्लम नहीं लेंगे। तो अभी आपने क्या किया कि जो है रजिस्टर कराई, आपको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलते ही अब आ गए स्टेप नंबर 3 पर, डिफाइन द प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखिए, डिफाइन द प्रॉब्लम, हाँ, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम 5 नंबर का था, और जो हमने मेथड बताया है आपने वैसे किया है, तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, कोई कटने की गुंजाइश नहीं है। तो यहां पर स्टेप नंबर 3, एक चीज ध्यान रखना, स्टेप नंबर 2 में वो पॉइंट छूट गया कि जो 13 प्रॉब्लम थी उसमें से कुछ थी A/K, यानी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम बताया, एक ने सोल्यूशन बता दिया दूसरे ने, और सोल्यूशन सबने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो A/K, और 4A/K बराबर एक प्रोजेक्ट हो जाता है। और उसको भी प्रेजेंट करने के लिए अपने को सारी स्टेप की जरूरत नहीं है, सिंपल वे उसको प्रेजेंट करते थे कि ये प्रॉब्लम हमने ली और ये सोल्यूशन निकल करके आ गया। आगे जब हम जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन पर, डायरेक्ट हम वहां पर पहुंच जाएंगे यदि A/K है तो। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3, डिफाइन द प्रॉब्लम। अब देखिए, डिफाइन द प्रॉब्लम 10 नंबर का है, लेकिन इसमें जो 2 नंबर है वो है माइलस्टोन चार्ट के। माइलस्टोन चार्ट बना स्टेप नंबर 2 पे था, और जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर से दिखाते हैं आफ्टर माइलस्टोन चार्ट। लेकिन माइलस्टोन चार्ट जो 2 नंबर पे बना के अपने अप्रूवल लिया था, और जो लास्ट में दिखाते हैं माइलस्टोन चार्ट स्टेप नंबर 12 पर, उन दोनों माइलस्टोन चार्ट को देखते हुए डिफाइन द प्रॉब्लम में 2 नंबर माइलस्टोन चार्ट के हैं, 1 नंबर बिफोर का, 1 नंबर आफ्टर का। तो प्रैक्टिकली डिफाइन द प्रॉब्लम 8 ही नंबर का हुआ, क्योंकि माइलस्टोन चार्ट स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 12 का पार्ट है, लेकिन मार्क्स जो देते हैं वो यहां पर देते हैं। तो पहला काम है माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट में ध्यान रखने वाली बात है फॉलो एंड रिव्यू। कई लोग एक ही लाइन खींच देते हैं, अरे भाई फॉलो एंड रिव्यू जो है वो कंटिन्यूअस चलता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने एक हफ्ते तक रिव्यू किया छोड़ दिया, तो वहां पर एरो लगाने की जरूरत है। अभी आपने डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम में आप कंपनी के बारे में बता चुके हो, अपने डिपार्टमेंट और प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। आप वो पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो, हाई लेवल फ्लो डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे करोगे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी प्रोसेस को दिखा सकते हो। आप ये देखिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस के, उसके बारे में
इन्होंने सिंपल से बताना शुरू किया, कैसे गैस आती है, कैसे क्या क्या होता है। और ये पूरा जो सिस्टम है इन्होंने चित्र के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया है। वो जब आप प्रेजेंट करते हैं तब पूरा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो चित्र दिखाया जा रहा है इसके साथ साथ ये राइट अप भी देना जरूरी है, क्योंकि चित्र कुछ नहीं बोलता। तो जब जजेस देखते हैं तो वो चित्र में आप क्या बताना चाहते हो उसको आप लिखिए जरूर अपने केस स्टडी में। इस तरीके से आपने 5 नंबर का, 1 नंबर आपका जो फ्लो डायग्राम था, फिर से देखिए 2 नंबर में क्या बताया, माइलस्टोन चार्ट बिफोर और आफ्टर के एक एक नंबर, जो कि यहीं पर नंबर दिए जा रहे हैं, देखो वो 12 नंबर पे है। 1 नंबर आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम का, 2 1 3 नंबर। 5 नंबर आपने प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन किया है। प्रॉब्लम आप डिटेल फ्लो डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप पिक्टोरियल भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने जैसे अभी देखा प्रोसेस का, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ये आपकी कला है। ऑब्जेक्टिव, आपने जो प्रोजेक्ट लिया है आपने क्यों लिया है, क्या चाहते हो, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। और गोल में कितना चाहते हो, कितना खाना है, ये नंबर में आएगा। यहां पर 0। अभी आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपने कहा था प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका लक्ष्य मालूम है, कहां जाना चाहते हो, तब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्यों लेना चाहते हो, क्या चाहते हो, वो उद्देश्य में आ गया। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का गोल है। हो गए 10 नंबर पूरे। आइए अगला स्टेप। अगला स्टेप आप लोगों ने पता नहीं कहां से, कई लोगों ने सीखा है, बहुत गलती करते हैं। अगला स्टेप एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। एनालिसिस प्रॉब्लम की 5W1H से करते हैं, लेकिन स्टेप नंबर 4 में हम 4W1H लेंगे, वाई स्टेप नंबर 5 में लेंगे। ये जो 4W1H है, कुछ लोग क्या लिख देते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अरे भाई स्टेप नंबर 3 में बता चुके हो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वेयर इज द प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 3 में बता चुके हो। हु विल सॉल्व इट, क्वालिटी सर्कल मेंबर विल सॉल्व इट। ओ, जब प्रॉब्लम आती है खाली क्वालिटी सर्कल मेंबर सॉल्व करेंगे। यानी वो एक एक लाइन करके कैसे कैसे लिखते हैं, और हमारे जो इवेलुएटर से बड़े खुश हो जाते हैं कि वो सीधे 0 नंबर दे देते हैं। ये एनालिसिस थोड़ी है, ऑलरेडी वो सारी इंफॉर्मेशन बोल रहे हो जो पीछे आप बोल चुके हो स्टेप नंबर 3 में। तो क्या आता है इसमें, ये एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली आपको बताना है प्रॉब्लम कितनी है। ऐसा थोड़ी ये प्रॉब्लम आई तो बनी रहती है। जब प्रॉब्लम आती है आप उसको दूर करते हो, और जब दूर करते हो तो मटेरियल लगता होगा। क्या क्या मटेरियल लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, कितना कितना लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है उसको लगाने में। जब ये प्रोसेस बंद हो जाता है, ये गड़बड़ होता है, उससे आपको क्या नुकसान होता है, क्वालिटी में क्या नुकसान होता है, प्रोडक्टिविटी में क्या नुकसान होता है, अपने अगले डिपार्टमेंट को क्या नुकसान होता है, पिछले डिपार्टमेंट को क्या नुकसान होता है, कितना समय लग जाता है इसको रिपेयर करने में, कितने मैन आवर लग जाते हैं इसमें। और जब आप काम करते हो आपको क्या क्या तकलीफ होती है, ये चीजें बतानी है यहाँ पर, आंकड़े देने हैं। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने आंकड़े दिए एनालाइज द प्रॉब्लम में। पहले उन्होंने बताया कब से कब तक का इन्होंने डेटा लिया है, ये डेटा दिया है। अब देख रहे हैं
हर एक में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आई, कितने कितने यूनिट लॉस हुआ, क्या क्या हुआ, कितने लाख रुपए का, जैसे 10 लाख, 1,49,78,000 रुपए का लॉस। तो ये जो चीज है, ये आपको देना है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ, हाउ को आप हाउ मच, कितना, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस लिए, दो दो बार बोलिए। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, कब कब ये प्रॉब्लम आती है, टाइम देना है। हो सकता है वो प्रॉब्लम खाली बरसात में आती हो सकता है प्रॉब्लम खाली नाइट में आती हो सकता है प्रॉब्लम जब बहुत गर्मी पड़ती है तब आती हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत सर्दी पड़ती है तब आती हो। तो डेटा इसको कंफर्म करेंगे। अब एक वाई बच गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस। फिर से ये नया सर्किल है, तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे डिस्पर्सन एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करेगा। इसमें क्या होता है, हेडर पहले बना लेते हैं। कुछ लोग हेडर जो बनाते हैं मैन मशीन मटेरियल मेथड करके बनाते हैं। कुछ लोग हेडर मैन मशीन मटेरियल मेथड की जगह कुछ और दे देते हैं। यहां पर दिया फ्यूज एंड रिले, कंट्रोलर्स, कंट्रोल वाल्व, सोलर वाल्व वगैरह वगैरह। और फिर हर एक में पूछते हैं इसका क्या कारण है, क्या कारण है, क्यों है, क्या है, और उनके कारण कारण उसके कारण मालूम करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बन जाता है। लेकिन जो सर्किल 2 साल के ऊपर के हैं, उन्हें क्या करना होगा, पहले उनको उनको अभी कॉज इन्यूमरेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। कॉज इन्यूमरेशन मेथड में क्या होता है, इधर आप हमारी किताब को देखें, आप पोस्ट इट, पतली सी जो स्लिप गड्डी आती है 50 की ना, उसको ले लीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। जो जो लोग कारण बता रहे हैं एक स्लिप में एक कारण लिखते चले जाइए। उसके साइड में, बाई साइड में एक थोड़े से पोर्शन में गम लगा रहता है। अभी स्लिप को बाहर मत निकालिए। 50, 55, 60 जितने भी स्लिप्स भर जाए, फिर एक एक स्लिप को पढ़ते जाइए और चिपकाते जाइए। दूसरे को देखिए क्या उससे कनेक्ट है, नहीं है तो बगल में। और इस तरीके से एफिनिटी के आधार पर आप सारे कॉजेस को सेग्रीगेट करते हैं। अब फिर हेडर डिसाइड करते हैं। डिस्पर्सन एनालिसिस पहले हेडर डिसाइड करते हैं, बाद में कॉजेज निकालते हैं। यहाँ पहले कॉजेज निकालते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद उसका हेडर डिसाइड करते हैं। और ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। सारे कॉजेस सब में लगभग बराबर से नहीं आएंगे। यहाँ पर तो हमने सेम को आपने दिखा दिया है, लेकिन आप पाएंगे वो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है वो बहुत ही बेहतर बनता है। एक्चुअल में ये जो बनाया गया है कॉज इन्वर्सन मेथड से ही बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हमने सब पूरा लिख लिया, बाद में उसको स्टेटिफाई भी कर लिया अलग अलग उसमें। और करने के बाद फिर कॉजेज, सब कॉजेज, फिर एक बार सोचिए क्या इसका भी कुछ है, इसका भी कुछ है। और जो इसमें लास्ट है उसमें स्टार लगा दीजिए, या गोला लगा दीजिए, या टिक लगा दीजिए। यानी ये जितने भी स्टार्स हैं, ये एक खत्म हो गया तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अब ये जितने भी स्टार्स हैं, इनको स्टेप नंबर 6 में जब हम आते हैं, अब लोग क्या करते हैं, कई बार स्टेप नंबर 6 में वाई 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 एनालिसिस लगाते थे। अरे भाई यहाँ लगाया है, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी तो वाई वाई एनालिसिस है। ये क्यों है, इसलिए क्यों, इसलिए क्यों, इसलिए। इसका मतलब कि आपने यहाँ पर वाई वाई कंप्लीट नहीं किया है, वहां वाई वाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ आपको नंबर फिर कम हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने पहले 2 साल के सर्कल से, उनको 10वें नंबर मिलते हैं। ये डिस्पर्सन एनालिसिस में किया है। लेकिन
ये 2 साल से पुराना सर्किल है, अभी भी वही डिस्पर्सन एनालिसिस कर रहा है। उसमें 5 में नंबर मिलते हैं, 5 तो सीधे कट जाते हैं। 5 में आपको 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, जो भी। 5 में 5 नहीं मिलेगा कभी भी, तो 4 के ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे। तो 2 साल के बाद डिस्पर्सन एनालिसिस का इस्तेमाल जरूरी है। अब यहाँ सिस्टम ये कहता है जितने भी प्रोबेबल रूट कॉजेज जो स्टार 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 लगा रखे हैं, प्रोबेबल रूट कॉजेज है, एक एक को चेक करो। अरे आप बीमार होते हैं, आपको बुखार आया, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है हाँ भाई बुखार आया है, तो वो ऐसा, उसे मालूम है 20 तरीके से बुखार आता है, सबकी दवा थोड़ी दे देता है, एक एक करके चेक करता है। यहां भी आपको एक एक करके चेक करना है। देखिए किस तरीके से इन्होंने चेक करने की कोशिश की है, एक एक करके चेक करके जो जो गड़बड़ मिला, ये 4 मिले, तो डॉक्टर भी यही करता है, जो गड़बड़ मिला उसकी दवा देता है। अब ये जो 4 मिले, अभी हमको देखना है इन 4 में किस पे पहले कंट्रोल, किस पे पहले अटैक करें, जो ज्यादा है। कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा ज्यादा है? हमको डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो डेटा एनालिसिस, पुराना रिकॉर्ड है उससे देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड नहीं है, डेटा कलेक्ट कर सकते हो तो कलेक्ट कर लो, फिर नहीं है तो लास्ट ओपिनियन पोल, लोगों का व्यू लो। देखिए वो बहुत अच्छा तो नहीं है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अभी हमने डेटा एनालिसिस करके, इन्होंने जो 2007 से 12 तक के डेटा अवेलेबल थे देखा, उसका इन्होंने पैरेटो डायग्राम बनाया, और उससे मालूम पड़ा कि किस क्रम में पहले इनको अटैक करना चाहिए। तो ये हो गया डेटा एनालिसिस। अब हम जब अटैक करने चलेंगे तो पहले ए के बारे में सोचेंगे, फिर बी के बारे में, फिर सी के बारे में, फिर डी के बारे में, एक एक करके सोचेंगे। इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन। कुछ लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन में ही दिखा देते मैंने ये किया, ये फायदा मिल गया। वो गलत है। डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन में करना कुछ नहीं है, केवल प्लानिंग करनी है, केवल प्लानिंग करनी है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, और जब फाइनल हो जाए तब उसको ट्रायल करते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट सोल्यूशन में अब इन्होंने क्या किया, आपस में डिस्कस करना शुरू किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, खाली ब्रेन स्टॉर्मिंग है यहाँ पर। एक एक चीज पर डिस्कस करते ही चले गए, उसका कंक्लूजन निकालते चले गए, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। उन्होंने देखा भाई ये इस तरह कर देंगे तो ये पॉसिबल है, ऐसे करके वो जो 4 के चारों थे उनके बारे में सॉल्यूशन सोचा, सॉल्यूशन सोचा, माइंडेड। अब जो एक्सेप्ट हो गए सॉल्यूशन करने के पहले, फोर सीइंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस, यदि हमने इसको लगाया तो क्या इसमें कोई विरोध तो नहीं आएगा, ये देखने की जरूरत है। कुछ लोग क्या लिख देते हैं, मैनेजमेंट नहीं मानेगा, हमने उसको मना लिया, फिटर नहीं मानेगा, उसको मना लिया। और हमारे जजेस क्या करते हैं, सीधे इसको 0 नंबर दे देते हैं। अरे फोर सीइंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस, आपके साथी लोग एक एक से बातचीत करें, ये करने जा रहे हैं। देखिए पहला लोगों का रिएक्शन हमेशा, जब कभी अच्छा काम करो, पहला रिएक्शन होता है एंगेजमेंट। तो यहां पर हमारा काम क्या होगा, उनको ध्यान से सुनना, जो वो विरोध कर रहे हैं उसको आपस में डिस्कस करो, यदि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो आपने जो प्रॉब्लम ली है, जो आपने सोल्यूशन निकाला है, उस पर क्या क्या विरोध आ सकता है, उसको सोचने की जरूरत है। और यदि आया तो आप क्या सलूशन देंगे, बताने की जरूरत है। जब ये हो गया तब हम जाते हैं, देखिए रेजिस्टेंस क्या आ सकता है, रेमेडी क्या होगी। 5 है, पूरे 5 नंबर मिलेगा। अब हम करने चले, कई जगह अपने को परमिशन भी लेनी पड़ती है कि हम चेंज करने जा रहे हैं,
सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैनेजमेंट की परमिशन ले लेना ज्यादा बेहतर है। आपका फैसिलिटेटर खुद भी आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, यदि उन्होंने ओके कर दिया इट्स ऑल राइट। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज होती है, हमको परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। अभी आते हैं हम स्टेप नंबर 10, ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन एंड चेक परफॉर्मेंस। दो चीजें हैं इसमें, ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन और चेक परफॉर्मेंस। तो ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, अरे भाई हम कौन सा इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं, कौन लगाएगा उसमें, मटेरियल कौन इशू कराएगा, कब इसको लगाओगे, कौन इसमें रीडिंग लेगा, कौन ये अगले शिफ्ट के लोगों को बताएगा कि हम लोगों ने ये चेंज किए है। ये तो कुछ गड़बड़ होता है तो किसको रिपोर्ट किया जाएगा, कुछ अचानक गड़बड़ आता है तो किस तरह से वो उसको चेंज करेंगे। ये सारा कुछ ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन में प्लान करना पड़ता है। तो यहां पर आप देखिए क्या क्या एक्टिविटी होगी और जिम्मेदार होगा, कब हम काम को करेंगे, तक खत्म हो जाएगा, ये डिसाइड करना पड़ता है, ये प्लानिंग पार्ट है। फिर हम उसको करते हैं, प्लान, डू, फिर चेक करते हैं। और यदि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब देखिए इन्होंने कैसे कैसे प्लान किया, उसको पूरा दिखाया है, उसको बीच बीच में आप छोटे से स्ट्रिप, जो नीचे स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके माध्यम से बताते भी जाइए कि आपने क्या क्या किया है इसमें, क्योंकि चित्र अपने आप में नहीं बोलता। इसके बाद जब ये आप पूरा मॉडिफिकेशन आप दिखा लेते हैं तो फिर आपको रिजल्ट बताने होंगे। यदि आप कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट को रिजल्ट दिखाइए। जब आपने रिजल्ट दिखाया, उसमें गेन भी दिखा दिया, कैसे कैसे इसको किया है, क्या टेस्ट किए आपने, वो सारे रिजल्ट्स आपने दिखाए। ये जो रिजल्ट आपने दिखाए, यहां पर मैनेजमेंट आपको अप्रूवल देगा। ध्यान रहे, कई बार इंप्लीमेंटेशन में बहुत समय लगता है, इंप्लीमेंट कर लिया, ऑब्जर्वेशन में समय लगता है। तो जब आपने इंप्लीमेंटेशन कर लिया, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस से, आपके ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे आ गए, ये सक्सेसफुल हो गया, अब आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया, तो जो रेगुलर इंप्लीमेंटेशन है, इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। अभी आपने यहां तक जो गेन दिखाया था, वो गेन उस पीरियड का था जब आपने उसको ट्रायल किया है, माइंडेड वो उस पीरियड का था जिसमें आपने ट्रायल किया है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप रेगुलर इंप्लीमेंटेशन में जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप नवंबर में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट सितंबर तक के डेटा बताइए। ये जो सितंबर तक के डेटा होंगे, यानी जो इंप्लीमेंटेशन के डेटा होंगे, ये दो तरीके के होंगे। जो आपने पहले डेटा दिए थे उससे बेहतर भी हो सकते हैं, उससे पुअर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है सेम भी आ जाए। क्यों, हो सकता है सेम भी आ जाए, कोई बात नहीं, हो सकता है पहले से बेहतर हो। क्यों, क्योंकि पहले लोगों को प्रैक्टिस नहीं थी, पहले आपने टेम्परेरी जुगाड़ करके सब कुछ किया था, अभी प्रॉपर वे में कर रहे हैं। पुअर भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस समय आप ट्रायल कर रहे थे उस समय सबका कंसंट्रेशन था, अभी नॉर्मल हो गया है, थोड़ा कम भी हो गया है। तो जो भी डेटा है, हमें इस पीरियड से इस पीरियड तक के डेटा बता करके बताने होंगे। और यहां पर आपको टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों ही गेन बताने होंगे। यहां पर आपको ये भी बताना होगा कि कुल लागत कितनी आई इसको इम्प्लीमेंट करने में। कई बार हम लोग पहले जुगाड़ से ट्रायल करके कर लेते हैं, लेकिन जब प्रॉपरली इसको करते हैं
प्रॉपर वायरिंग करानी है, प्रॉपर डिगिंग करानी है, प्रॉपर मटेरियल मंगवाना है, वो सारी चीज जब होती है तो उसकी जो कॉस्टिंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ने जब उसको अप्रूव कर दिया, अब उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैनेजमेंट एक गैंट चार्ट बनाता है, पहले ये कर लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और उसके बाद जो बिफोर मॉडिफिकेशन और आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या क्या रिजल्ट आए, आपने उसको दिखा दिया। आपने बिफोर आफ्टर में जो रिस्क और जो कुछ भी था, इन्होंने दिखा दिया। इंटेंजिबल गेन भी दिखा दिया और टेंजिबल गेन भी दिखा दिया, और अप्रोक्सीमेटली सेविंग पर ईयर जो फ्यूचर होने जा रही है जनरेशन लास्ट इन 5 years में, वो पूरा दिखा दिया। इस तरीके से रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन आ गया, और कई बार लोग मैनेजमेंट से उसका सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, मोर एथेंटिक हो जाता है। अब प्रोजेक्ट आपने बनाया है, दिस बिकम योर बेबी। अपने बच्चे को कैसे केयर करते हैं, तो यहाँ भी अपने को देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कैसे चेकलिस्ट बनाएंगे, कैसे कैसे इसको चेक करेंगे, कौन कौन चेक करेगा, और उसको बाकायदा उसको रेगुलर चेक करते हैं। ये बताना पड़ेगा कि हम ये जो सिस्टम बनाया है, हम कैसे इसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, और किस तरह के आगे फायदेमंद होगा। तो ये जो चीज है, 12 स्टेप कंप्लीट हुए। अब देख रहे हैं लास्ट में फॉलो रिव्यू में क्या है, एरो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हम आगे करते जाएंगे। कुछ लोग ये भी दिखा देते हैं हमने क्या क्या टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल किया है, उसके कोई खास नंबर नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नंबर भले नहीं हो, लेकिन जिन्होंने आपको मदद की है, आप उनका ग्रेटिट्यूड जरूर दे, वो अच्छा रहता है। और खासतौर से सीनियर का तो हम दे देते हैं, हम जूनियर्स को भी जिन्होंने मदद की है उनका नाम भी यहाँ पर जोड़ते हैं। आप ये भी बता सकते हैं हमारा अगला प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने 3 प्रोजेक्ट में से एक लिया था, अगला प्रोजेक्ट हमारा ये है। ये भी कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट हमने वो तीनों प्रोजेक्ट सॉल्व कर लिए हैं, और इस समय हमने अगले 4 प्रोजेक्ट लिए हैं, उसमें से भी 2 सॉल्व कर लिए हैं। ये अगला प्रोजेक्ट तीसरा हमारा ये है, ऐसा भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट में धन्यवाद देते हैं। और जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसमें जरूर कहते हैं कि एनी क्वेश्चन प्लीज। तो ये जो 12 स्टेप में प्रेजेंटेशन है, आपको ध्यान से इसको करना होगा। आप हमारी जो बुक है उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी चीजें मिल जाएंगी। फिर भी हमने एक जस्ट आपको प्रेजेंटेशन में दिया। अब होता क्या है, कई बार प्रॉब्लम तो आपने देखी, और आप इतने ट्यून्ड हो गए हैं कि आपका सोल्यूशन भी निकल आया। और जब सोल्यूशन निकल आया, फिर आप क्वालिटी सर्कल में उसको सेट करोगे, कितना भी ट्राई करो, कहीं ना कहीं गलती होगा। अरे भाई, यदि ऐसी कोई प्रोजेक्ट आपने हल कर लिया, अचानक आ गया है, जिन्होंने मदद करी है एक या दो लोगों ने, आप उसको लीन क्वालिटी सर्कल में प्रेजेंट करो। यदि आपके फैसिलिटेटर महोदय, क्योंकि अभी तक तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आपके फैसिलिटेटर महोदय हैं, उनको भी आइडिया आया है, उन्होंने कुछ किया है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम में प्रेजेंट कर दो। वहां पर आप देखेंगे कि कई चीजें आप इग्नोर कर सकते हो। केवल आपको क्वालिटी सर्किल चूंकि लर्निंग के लिए है, यहाँ 12 स्टेप जरूरी है। लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, लीन क्वालिटी सर्किल, लीन सेफ्टी सर्किल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है, और उनको जब प्रेजेंट करना है तो कई चीजें हम हटा देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट तो वहां का है, लेकिन आप जब प्रेजेंट करते हैं तो क्वालिटी सर्किल में प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जब क्वालिटी सर्किल में प्रेजेंट करोगे, रीफिटिंग करोगे, कहीं ना कहीं गलती पक्का कर जाओगे, और वहीं आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं यही चीज, यही केस स्टडी। मान लीजिए ये केस स्टडी क्वालिटी सर्किल की नहीं थी, थोड़ी देर के लिए ये क्वालिटी सर्किल की नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्वालिटी सर्किल में प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि उन्हें शायद लीन क्वालिटी सर्किल के बारे में आइडिया नहीं था, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम के बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन अभी
आपने कोई प्रोजेक्ट प्रॉब्लम हल करी है और अभी आपको हम आइडिया दे रहे हैं, तो आप अननेसेसरी फिर उसको जबरदस्ती क्वालिटी सर्कल में मत रखो। कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे बनाओगे, वो हम आपको दिखाते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं, लीन क्वालिटी सर्किल हो, लीन सेफ्टी सर्किल हो, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम हो, इन सब के लिए, या काइजन भी है, इंडिविजुअल काइजन है, इन सब के लिए जो केस स्टडी है, जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सेम केस स्टडी जो अभी आपने देखी, हम देखिए उसी को क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वालिटी सर्किल ज्योति किरण है, क्वालिटी सर्किल की जगह वो लीन क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम है तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, और ज्योति किरण नाम नहीं रहेगा, आप नाम भी चाहो तो रख सकते हो, कोई बात नहीं है। अभी आपने सबसे पहले बताया कि हमने क्या प्रोजेक्ट लिया है, फिर उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप बता दीजिए। फिर आप सीधे आइए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, और सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में बताइए कि हमने ये प्रॉब्लम बैंक से लिया है। सिस्टम क्या है कि जितने भी सुपरवाइजर है वो अपने यहाँ के वर्कर्स से, ग्रास रूट लेवल से, छोटे छोटे ग्रुप में हर महीने पूछते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है। इसी तरीके से जो मैनेजर्स है वो सुपरवाइजर से पूछते हैं, और जो हेड ऑफ द प्लांट है वो मैनेजर से पूछता है। यानी हेड ऑफ द प्लांट से लेकर के एक गेट कीपर, ड्राइवर, चाय बनाने वाला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सब लोगों से प्रॉब्लम पूछी जाती है और उसको प्रॉब्लम बैंक में डाल देते हैं। प्रॉब्लम बैंक में डालने के बाद उसको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग किया जाता है। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड अपने यहाँ की प्रॉब्लम को 3 भागों में बांट देते हैं। वो प्रॉब्लम जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हल कर पाएंगे, जो मिडिल लेवल पे हल कर पाएंगे, जो सीनियर लेवल पे हल कर पाएंगे। ग्रास रूट पे जो हल कर पाएंगे, एक एक करके जितने भी ग्रास रूट लेवल पे है उनको एक एक करके बुला करके उनमें से एक एक प्रॉब्लम हर एक को दी जाती है उनकी कंसेंट से। मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को मिडिल मैनेजमेंट के लेवल की प्रॉब्लम दी जाती है, और सीनियर को सीनियर की प्रॉब्लम दी जाती है। यानी गिवन एट ए गिवन टाइम, किसी समय यदि आपके कंपनी में 500 लोग हैं, 500 प्रॉब्लम एक एक करके सबको दी जा चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, आप बताइए, ये हमने ली, तो जो प्रॉब्लम लेता है वो प्रोजेक्ट लीडर हो जाता है, उनका जो बॉस होता है वो फैसिलिटेटर हो जाता है, और इस प्रॉब्लम से हल करने में जिनसे हमको मदद मिल सकती है, हम उन लोगों को लेते हैं, वो हमारे टीम मेंबर हो जाते हैं। तो हमारे टीम मेंबर, यहां पर हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है और ये हमारे टीम मेंबर है। तो यहां पर टीम बाद में बनती है, पहले प्रोजेक्ट लिया जाता है। अभी आपने प्रोजेक्ट ले लिया, सीबी प्रसाद लीडर है, इन्होंने शर्मा जी, निर्भय कुमार और एस के गुप्ता को कहा ये 3 लोगों की मदद मिल सकती है, तो इन्होंने उसको ले लिया। उनके जो इमीडिएट बॉस थे जी के विवेक, डिप्टी फैसिलिटेटर हो गए, धीरज जी फैसिलिटेटर हो गए, कोऑर्डिनेटर तो। और इस तरीके से ये टीम, अब ये हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे नहीं मिलती है, ये तो दिन में जरूरत पड़ेगी 20 बार मिलेगी, डिस्कस करेगी। तो जो डिफाइन दी प्रॉब्लम है, जो पहले आपने किया था, एग्जैक्टली वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सेकंड स्टेप था, वो फोर्थ स्टेप था, वो यहाँ पर सेकंड स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव और गोल देंगे। जो वहां पर चौथा स्टेप था, वह दूसरा स्टेप हो गया, मेजर दी प्रॉब्लम, वो आपने एज यूजल दिखा दिया। अब थर्ड स्टेप,
एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। यहां पर जो स्टेप नंबर 5, 6, 7 था क्वालिटी सर्कल में, उसको कंबाइन कर दिया। क्यों? एनालिसिस में केवल वाई 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 से या सोल्यूशन रूट कॉज निकल आता है, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया और एक ही दो रूट कॉज निकले, तो डेटा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, पैरेटो बनाने की जरूरत नहीं है। यानी जबरदस्ती कोई टूल टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना है यहां पर। ये लर्निंग के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है। तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम जो आपने स्टेप नंबर 5, 6, 7 में किया था, देखिए कॉजेज निकाले थे, रूट कॉज निकाले थे, उसके डेटा निकाले, पैरेटो बनाया और आपको मिल गया। ये सब एक ही ग्रुप में आ गए, अलग 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 दिखाने का कुछ भी नहीं है। और उसके बाद चौथा स्टेप इंप्रूवमेंट, याद कीजिए स्टेप नंबर 9, 10, 11, 12, फोर्सिंग प्रॉबल रेजिस्टेंस, फिर डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन, फोर्सिंग प्रॉबल रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, रेगुलर इंप्लीमेंटेशन। वहां पर 4 स्टेप में किया था। यहां पर सिंपली आपको बताना है आपने क्या किया। एक्चुअली आप डेवलप करते हैं सोल्यूशन, फोर्सिंग भी देखते हैं, लेकिन सब यहां लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली इंप्रूवमेंट क्या किया आपने? आपने बताना शुरू किया, मैंने ये किया, एक एक के लिए क्या क्या सोच के क्या निकाला, और उसके बाद क्या हमने इंप्लीमेंट किया और हमारे क्या रिजल्ट है। सीधे क्यों नहीं, जो आपने 9, 10, 11, 12 में था, 9, 10 तो आपने 8, 9 तो आपने हटा ही दिया, 10 और 11 को मिला दिया। समझ में आ गया? स्टेप नंबर 8, 9, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन, फोर्सिंग प्रॉब्लम डिस्टेंस, टोटली हटा दिया। स्टेप नंबर 10 और 11 को यहां पर सीधे सीधे लगा दिया, और उसके बाद आपने रिजल्ट दिखा दिया। और स्टेप नंबर 5 क्या है? कंट्रोल। स्टेप नंबर 5 मिसिंग है, कंट्रोल। आपने कैसे कैसे इसको करने जा रहे हैं, आपने ये बता दिया, हो गया प्रेजेंटेशन। और यहां पर फैसिलिटेटर भी प्रेजेंट कर सकता है, और फैसिलिटेटर भी क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी केस स्टडीज को अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, जिससे कि जो भी आपने केस स्टडी बनाई है उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। और ये तो वो लीन क्वालिटी सर्कल, लीन सेफ्टी सर्कल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम की है, तो उसमें उसका असेसमेंट होगा। जबरदस्ती उसको हमें क्वालिटी सर्कल में लाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ आप इसको जितने बार मर्जी हो सुने, देखें, किताब को भी रेफर करें, और कभी भी जरूरत हो 1 घंटे के लिए आप ऑनलाइन आ जाए। आपने जो बनाया है आप हमारे लोगों को दिखा भी सकते हैं। साथियों, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।